गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग अगेन। मैं डॉक्टर राजेश टोकरिया आपका इस मेरे प्यारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक जो है हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के जो सेंट्रल डोग्मा की जो प्रोसेस है जिसमें हमने रेप्लिकेशन को टोटली कंप्लीट कर लिया है। आई होप वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को भी कंप्लीट कर लिया है। तो इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपने बड़ी अच्छी तरीके से कर ली होगी, आपको समझ में आया भी होगा। आज जो है हम उसी सेंट्रल डोग्मा के एक लास्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन की क्या मैकेनिज्म है, आज इस पूरे कंसेप्ट को हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो कल तक जो हमने लेक्चर किया है उस लेक्चर में हमने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज समझते हैं कि हम सेंट्रल डोग्मा की किस प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। मैं थोड़ा आपको एक बेसिक कंसेप्ट अगेन रिपीट कर रहा हूं जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ये जो कंसेप्ट है ये बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि यहां पर क्या है, ये कोई डीएनए मॉलिक्यूल है। डीएनए से डीएनए का बनना क्या होता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। ये हमको ऑलरेडी समझ में आ गया था कि डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। जब डीएनए से डीएनए बन गया उसके बाद डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। तो डीएनए से एमआरएनए की बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ट्रांसक्रिप्शन का सिंपल सा मीनिंग हुआ डीएनए से किसका बनना, एमआरएनए का बनना। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर है। दूसरी बात, एमआरएनए जब बन गया, एमआरएनए के अंदर इंफॉर्मेशन कोडोन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। कोडोन्स के फॉर्म में 3 नाइट्रोजनस बेस का एक कोडोन बनता है और इस कोडोन के फॉर्म में जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को कोड करने वाले कोडोन होते हैं और उनकी हेल्प से क्या बनाया जाता है, प्रोटीन। मतलब कुल मिला के एमआरएनए से क्या बनना, प्रोटीन का बनना। एमआरएनए से किसका बनना, प्रोटीन का बनना क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन कहलाएगा। तो ये एमआरएनए है, इस एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे। ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, ये रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का बनना और ट्रांसलेशन एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, ये तीनों सेंट्रल डोग्मा की वन बाय वन आफ्टर जो वन एक दूसरे के बाद जो होने वाली जो प्रोसेस है, ये एक कंप्लीटली सेंट्रल डोग्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां तक का जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सिंपल सी बात है, ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, प्रोटीन का बनना। अब कुल मिला के आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रोटीन किन चीजों से मिलकर बना है। तो मैं आपको बता दूं, अमीनो एसिड जो होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा, अमाइनो एसिड जो हैं आपस में जुड़ते चले जाते हैं और एक चेन बनाते हैं और इन अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनता है जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो कुल मिला के मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ, तीसरे अमाइनो एसिड चौथे अमाइनो एसिड के साथ आपस में क्या करते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं और इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और इस पूरी चेन को क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे या पॉलीपेप्टाइड भी आप कह सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं। तो अमाइनो एसिड से प्रोटीन का बनना, पॉलीपेप्टाइड का बनना, ये क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। तो अब क्वेश्चन है कि ट्रांसलेशन में क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, किससे बन रहा है, एमआरएनए से बन रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि एमआरएनए से प्रोटीन बना कौन रहा है, ये बनाने वाली यूनिट कौन है, वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम एमआरएनए को रीड करता है और प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में कन्वर्ट करता है। इसलिए राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस इन विच एमआरएनए इज रीड बाय राइबोसोम। राइबोसोम के द्वारा अमाइनो एसिड को क्या किया जाता है, रीड किया जाता है और उसको असेंबल किया जाता है अमाइनो एसिड इनटू अ प्रोटीन, जिसके कारण अमाइनो एसिड को प्रोटीन में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो ये है ट्रांसलेशन। तो सिंपल सी बात आपको ये समझ में आ गई होगी, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना राइबोसोम के द्वारा ट्रांसलेशन कहलाता है। दूसरी तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। सिंथेसाइजिंग प्रोटीन का मतलब होता है अमाइनो एसिड की हेल्प से हम क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए। तो एमआरएनए से प्रोटीन का बनना विद द हेल्प ऑफ मतलब कौन, राइबोसोम एंड टीआरएनए। तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन
फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये आपको बात पता है। और टीआरएनए का क्या रोल होता है, टीआरएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है, हम ऑलरेडी लेक्चर में समझ चुके हैं। और अब आज हमको टीआरएनए के फंक्शंस पढ़ना है। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और ट्रांसलेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। बेटा, बच्चे हमेशा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में हमेशा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल डोग्मा की 1 बाय 1 स्टेप होने वाली प्रोसेस है। इनमें एंजाइम्स का यूज होता है, कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस है। यहाँ से क्वेश्चन 100% नीट में पूछे जाते हैं और बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। लेकिन मैंने आपको 1 बाय 1 स्टेप जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की होगी। तो चलिए, ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको बार बार देखना है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, अमाइनो एसिड क्या होता है सबसे पहले हमको यह समझना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनता है, और ये अमाइनो एसिड को जोड़ता कौन है, वो जोड़ता है राइबोसोम। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड जो है, इस अमाइनो एसिड के अंदर क्या होते हैं, दो ग्रुप होते हैं। अमाइनो एसिड के अंदर क्या होते हैं, दो ग्रुप होते हैं। पहला एक होता है NH2 ग्रुप, और एक होता है COOH ग्रुप। एक होता है NH2 ग्रुप और दूसरा होता है COOH ग्रुप। इसी को हम क्या कहते हैं, एन टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम एन टर्मिनल कहते हैं, जबकि इसको क्या कहते हैं, सी टर्मिनल कहते हैं। तो अमाइनो एसिड में एक एन टर्मिनल होगा, क्योंकि वो NH2 ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है। COOH होगा, वो सी टर्मिनल कहलाएगा, कार्बोक्सिलिक सब ग्रुप कहलाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यदि मैं एक रफली डायग्राम बनाऊं एक अमाइनो एसिड का, जो कि आप बेसिक बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं, कि एक अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक अमाइनो एसिड में कार्बन होगा, कार्बन की एक और एक एल्काइल ग्रुप होगा जो वेरिएबल होता है, बदल सकता है। एक तरफ H होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, NH2 होगा। ये आप ऑलरेडी स्ट्रक्चर समझ चुके हैं। दूसरी तरफ COOH होगा। ये अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आती है, और ये आपको ऑलरेडी लर्न किया हुआ है बायोमॉलिक्यूल्स में। अब मैं क्या किया, इस एक अमाइनो एसिड को जोड़ रहा हूं किसके साथ, दूसरे अमाइनो एसिड का। तो मैं इसको कलर से चेंज कर रहा हूं। तो आप यहां देख रहे हैं कि एक अमाइनो एसिड के अंदर आपको एल्काइल ग्रुप मिलेगा। ये R2 ले लिया मैंने, यहां पर R1 ले लिया। यहां पर H होगा, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर एक N ग्रुप, NH2 ग्रुप होगा। ये आप इस तरह से समझ पा रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ OH होता है। तो ये पहला अमाइनो एसिड, ये कौन सा अमाइनो एसिड है, ये पहला अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। तो एक अमाइनो एसिड का OH और दूसरे अमाइनो एसिड का NH2 का H। पहले अमाइनो एसिड के COOH, पहले अमाइनो एसिड के कार्बन पे जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक C जो टर्मिनल होता है उसका OH, और दूसरे अमाइनो एसिड के NH2 ग्रुप का H आपस में रिएक्ट करता है। क्या करता है, रिएक्ट करता है, और यहां से क्या रिलीज कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ये क्या रिलीज कर देगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और इस तरह एक नई स्ट्रक्चर बनेगी। तो मैं इसको नई तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर R1 होगा, जो आपके यहां देख रहे हैं। इधर क्या होगा, NH2 होगा। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, ये NH2, ये R, और यहाँ पर H। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, C डबल बॉन्ड O। ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक का। ये तो वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल गया। अब ये NH बचा हुआ है, तो मैं इसको और अच्छे से कलर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि यहाँ पर ये NH जो है वो बचा हुआ है। ये NH जो है अभी बचा हुआ है। फिर N के बाद आप देख रहे हैं यहाँ कार्बन है, इस कार्बन में R2 जुड़ा हुआ है, ये R2 जुड़ा हुआ है, यहाँ H है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ OH है। तो ये क्या हो गया, एक अमाइनो एसिड जो है, एक अमाइनो एसिड जो है दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ गया एक बॉन्ड के थ्रू, जिसको CONH कहा जाता है। क्या कहा जाता है, CONH। इसी को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसी को क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, एक ऐसा बॉन्ड है जो दो अमाइनो एसिड के बीच में बनता है, जिसको CONH कहा जाता है। CONH कहा जाता है। क्या कहा जाता है, CONH। तो पेप्टाइड बॉन्ड दो अमाइनो एसिड के बीच में बनता है, जिसमें एक अमाइनो एसिड का COOH दूसरे अमाइनो एसिड के NH2 के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्या आपको ये अमाइनो एसिड की
बनने का प्रोसेस जो है समझ में आया। तो देखिए, पेप्टाइड बॉन्ड इज द केमिकल बॉन्ड दैट जॉइन टू अमाइनो एसिड टुगेदर। पेप्टाइड बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो दो अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ता है और एक लंबी चेन बनाते चले जाता है। तो यहां से नीट का क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहां से नीट का क्वेश्चन क्या बनेगा, नीट का क्वेश्चन क्या बन सकता है, विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अमाइनो विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन प्रोटीन, कौन सा बॉन्ड जो होता है प्रोटीन में होता है, और ये कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन यहां पर क्या है, क्वेश्चन यहां पर ये है कि दो अमाइनो एसिड के बीच में कितने पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं। तो आप देख रहे हैं एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा, तो दोनों को आपस में जोड़ दिया तो ये बन गया प्रोटीन। तो इनके बीच में एक ही पेप्टाइड बॉन्ड बना है। दो अमाइनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड, तीन अमाइनो एसिड के बीच में दो पेप्टाइड बॉन्ड, चार अमाइनो एसिड के बीच में तीन पेप्टाइड बॉन्ड, और इस तरह से राइबोसोम क्या करेगा, अमाइनो एसिड को जोड़ता कंटिन्यूअसली चले जाएगा। तो इस तरह से किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हुआ? आगे चलें। चले, अब बात करते हैं ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन में मैंने बताया था कि एमआरएनए से प्रोटीन को बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम एंड टीआरएनए। तो टीआरएनए को हम बेहतरीन तरीके से पिछले लेक्चर में ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। तो टीआरएनए में आप देख रहे होंगे कि टीआरएनए में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। टीआरएनए में आपको यहां पर 3 डेज मिलेगा, जिस पर क्या होता है, OH होता है, जिसके एक तरफ क्या जुड़ा होगा, ACC, 3 जो है नाइट्रोजन बेस जुड़े होंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो 3 कौन से अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ये समझ में आना चाहिए। और ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा लूप है, टी साई सी लूप है, टी साई सी लूप है। इसको वेरिएबल लूप कहते हैं, इसको एंटी कोडोन कहते हैं, एंटी कोडोन कहेंगे, क्या कहेंगे, एंटी कोडोन लूप कहेंगे। ये डी लूप होगा, ये क्या है, डी लूप होगा, और यहां पर क्या होगा, 5 डेज होगा। तो टीआरएनए जो है, टीआरएनए की स्ट्रक्चर से क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। वो क्या पूछा जाएगा, इसको थोड़ा हम समझते हैं। देखिए, ये टीआरएनए का कौन सा एंड है, 3 डेज एंड है। 3 डेज एंड से 5 डेज एंड की बात करें तो आपको सीक्वेंस क्या देखने को मिल रही है, 3 डेज से आप 5 डेज की तरफ जाएंगे तो आपको कौन सी सीक्वेंस देखने को मिल रही है, ACC। ये बात आपको समझ में आई। लेकिन आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में कौन सी सीक्वेंस देखने को मिल रही है, तो CCA सीक्वेंस आपको देखने को मिल रही है। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए कि 3 डेज एंड पर से 5 डेज एंड पर जाएंगे तो ACC होगा, और 5 डेज से 3 डेज पर जाएंगे तो CCC होगा, CCA होगा। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए क्योंकि ये नीट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपको ये बात यहां तक की समझ में आई? अब क्वेश्चन ये है कि ये जो टीआरएनए है, इस टीआरएनए पर अमाइनो एसिड किस तरह से जुड़ेगा। तो हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये है 3 डेज, इसको मैं कोशिश करूंगा डायग्राम के थ्रू। ये आप देख रहे हैं ये लूप है, ये एंटी कोडन लूप हो गया, यहाँ पर वेरिएबल लूप भी होता, यहाँ पर ये डी लूप है, इस टाइप से यहाँ पर 5 डेज है, यहाँ पर ACC जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, 3 डेज का OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। जो अब अभी अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 3 डेज का क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन है कि अमाइनो एसिड यहाँ पर कहाँ आके जुड़ेगा। तो टीआरएनए के नाम से समझ में आ रहा है, टीआरएनए का काम होता है ट्रांसफर करना। किसको ट्रांसफर करना, अमाइनो एसिड को। तो अमाइनो एसिड को ट्रांसफर कैसे करेगा, थोड़ा इसको समझते हैं। तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाऊं, क्योंकि यहां पर मुझे रिक्वायरमेंट होगी स्पेस की, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको हटा रहा हूं। तो आप थोड़ा समझते हैं कि ये मेरे पास कोई टीआरएनए है, इस टीआरएनए में 3 डेज एंड पर ACC जुड़ा हुआ है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक टीआरएनए है, और टीआरएनए से मुझे किसको जोड़ना है, टीआरएनए से जोड़ना है मुझे अमाइनो एसिड को। तो मेरे पास अमाइनो एसिड क्या है, ये आपने ऑलरेडी देख लिया है। यहाँ पर H होगा, यहाँ पर NH2 होगा, यहाँ पर COOH होगा। तो यहाँ तक का कंसेप्ट आपका क्लियर है कि एक अमाइनो एसिड में एक NH2 ग्रुप होगा,
एक COOH ग्रुप हुआ, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर ये, मेरी बातें ध्यान से सुनना है, ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट को समझना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन क्या हो सकता है कि टीआरएनए पर अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप जुड़ेगा। इस टीआरएनए पर, ये टीआरएनए का जो 3 डेज एंड है या 5 डेज एंड है, इस पर कहां पर अमाइनो एसिड जुड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है, ये 3 डेज पर जो OH दिख रहा है यहां पर कौन जुड़ेगा, अमाइनो एसिड जुड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि टीआरएनए के 3 डेज एंड पर कौन सा अमाइनो एसिड का ग्रुप जुड़ेगा। तो वो कौन सा ग्रुप जुड़ता है, वो COOH वाला ग्रुप जुड़ता है। तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये OH क्या होगा, इस OH के साथ ये OH जो है और ये OH जो है आपस में रिएक्ट करेंगे और यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर एक डायग्राम का फॉर्मेशन होगा। वो डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास सपोज कीजिए ये टीआरएनए है, ये वेरिएबल है, ये एंटीकोडोन लूप है, यहाँ पर डी आर्म है, यहाँ पर 5 डेज है और यहाँ पर OH है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर अब बचा कौन, ये OC और यहाँ पर कौन आ गया, कार्बन, कार्बन से जुड़ा हुआ R1 और NH2 और इस टाइप से ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, यहाँ से रिलीज हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये अमाइनो एसिड जो है, इस अमाइनो एसिड पर, इस अमाइनो एसिड का जो है वो क्या होगा, इस अमाइनो एसिड का क्या होगा, ये अमाइनो एसिड जो है किस तरह से क्या होगा, जुड़ेगा किस पर, टीआरएनए पर। इस तरह से अमाइनो एसिड पर जुड़कर इसको क्या कर देगा, चार्ज कर देगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं टीआरएनए की। तो जो टीआरएनए है ट्रांसफर आरएनए है, तो उसको थोड़ा हमको समझना है। इस टीआरएनए के 3 डेज एंड पर होता है OH और OH पर जुड़ेगा कौन, अमाइनो एसिड का C टर्मिनल। ये देख रहे हैं C टर्मिनल है, ये C टर्मिनल जो है इस पर OH होता है। तो ये C टर्मिनल जो है इस राइबोसोम पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो पहली बात तो ये हमको समझ में आना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि ये टीआरएनए का ये क्या है, अमाइनो एसिड है। ये क्या है, अमाइनो एसिड। कौन सा अमाइनो एसिड, फर्स्ट अमाइनो एसिड। ये फर्स्ट अमाइनो एसिड आएगा और यहां पर इस अमाइनो एसिड का जो C टर्मिनल है, इस अमाइनो एसिड का जो C टर्मिनल है वो इस अमाइनो एसिड ये टीआरएनए के OH के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल, यहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो देखिए ये 3 डेज OH पर ये फर्स्ट अमाइनो एसिड आके जुड़ गया है और इस फर्स्ट अमाइनो एसिड का नाम क्या है, मिथियोनिन। ये आपको याद रखना है। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन सा अमाइनो एसिड है, वो कौन सा फर्स्ट अमाइनो एसिड है जो टीआरएनए पर लोड किया जाता है या टीआरएनए पर बाइंड किया जाता है, तो उसका नाम क्या है, मिथियोनिन है। वो क्या है, मिथियोनिन है। इस तरह से सेकंड टीआरएनए, इस तरह से थर्ड आरएनए, फोर्थ आरएनए, इस तरह से सीक्वेंस में क्या होते हैं, ये अमाइनो एसिड को कैरी करते चले जाते हैं और प्रोटीन की चेन को सिंथेसाइज करते चले जाते हैं। तो यहां तक का कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। तो कुल मिला के मैं ये बोल रहा हूं कि टीआरएनए पर अमाइनो एसिड बाइंड करता है, तो टीआरएनए के 3 डेज एंड पर अमाइनो एसिड आके बाइंड करता है और 3 डेज एंड पर अमाइनो एसिड के C टर्मिनल बाइंड करता है। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब ये है कि इस अमाइनो एसिड के हेड पर क्या होगा, C पार्ट होगा किसका, अमाइनो एसिड का। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये नीट में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, कौन सा फर्स्ट अमाइनो एसिड है वो आके जुड़ता है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। तो टीआरएनए कैरी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड इन साइटोप्लाज्म टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। वो कौन सी साइट है, राइबोसोम है। वो कौन सी साइट है, राइबोसोम है। तो ये आपको बात याद रखना है कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इसके द्वारा क्या बनाया जाता है, प्रोटीन बनाया जाता है। तो चलिए ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा हमने जो डिस्कस किया है उसी को हम थोड़ा थ्योरेटिकल समझते हैं कि हमने जो बातें बोली है वो क्या क्या को रिलेट कर पा रही है। तो आपको ये टीआरएनए की स्ट्रक्चर दिख रही है। इस टीआरएनए में ये अगेन रिपीट हो रहा है, टीआरएनए की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर थर्ड
पर क्या है, OH है, ये अमाइनो एसिड है। कौन सा अमाइनो एसिड? मेथियोनिन अमाइनो एसिड है। फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन सा होगा? मेथियोनिन। ये आके क्या हो गया? जुड़ गया, यहां से क्या रिलीज हो गया? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। तो ये आके जुड़ गया। अब ये जो था ये कैसा हो गया? चार्ज्ड हो गया। कैसा हो गया? चार्ज टीआरएनए बन गया है। कैसा टीआरएनए बन गया है? चार्ज बन गया है। इसको थोड़ा हमको समझना है। चलिए, अब यहां पर इसको चार्ज इसलिए बोल दिया क्योंकि अमाइनो एसिड आके जुड़ गया है। यहां पर आप इसको चार्ज नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? अनचार्ज कहेंगे। ये हम इसको और अच्छे से अगली स्लाइड में समझने वाले हैं। तो इस तरह से अमाइनो एसिड हमारे जो है वो टीआरएनए के ऊपर ऐड हो जाता है। तो टीआरएनए कैरी करता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को, जो कि कहां पर लेके जाया जाता है? प्रोटीन सिंथेसिस के साइट पर लेके जाया जाता है। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। चलिए, अब टीआरएनए के बारे में थोड़ा समझते हैं। टीआरएनए के पास दो एंड होते हैं। कौन सा एंड होता है? 3 डेज एंड होता है और एक 5 डेज होता है। आप देख रहे हैं ये 3 डेज एंड और यहाँ पर क्या है? 5 डेज एंड। तो ये दो एंड होते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। डायग्राम में भी आप देख रहे हैं ये 3 डेज एंड है, ये 5 डेज एंड है। तो एक टीआरएनए के पास 3 डेज एंड होगा, एक और 5 डेज एंड होगा। दूसरी एंड 3 डेज एंड पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? 3 डेज एंड पर आपको OH ग्रुप देखने को मिल रहा है। इसका मतलब जो 3 डेज एंड होता है इसी के पास फ्री OH ग्रुप होता है। इसलिए जो फ्री डेज दो 3 डेज पर OH ग्रुप होता है, यहां पर अमाइनो एसिड क्या कर जाता है? बाइंड कर जाता है। इसीलिए इसको अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट कहते हैं। इसी कॉल्ड ट्रांसफर बाइंडिंग टू दिस साइट। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज कॉल्ड अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट या अमाइनो एसिड एक्सेप्टर साइट कहा जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या बात हमने समझी? कि अमाइनो एसिड के 3 डेज एंड पर अमाइनो एसिड जुड़ता है। टीआरएनए के 3 डेज एंड पर, टीआरएनए के 3 डेज एंड पर अमाइनो एसिड आके जुड़ता है। तो ऐसी आर्म को, ऐसी पार्ट को हम टीआरएनए की क्या कहेंगे? अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट कहेंगे। और इसके जो लोअर पार्ट दिख रहा है इसी को हमने क्या कहा था? एंटीकोडॉन कहा था। इसी को क्या कहा था? एंटीकोडॉन कहा था। क्या कहा था? एंटीकोडॉन कहा था। एंटीकोडॉन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एमआरएनए के पास कोडॉन्स होते हैं और कोडॉन क्या करते हैं? अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो अमाइनो एसिड को कोड करने वाले कोडॉन, कोडॉन का उल्टा क्या होगा? एंटीकोडॉन। कोडॉन का उल्टा क्या होगा? एंटीकोडॉन। तो एंटीकोडॉन कहां पे होता है? ये वाला पार्ट एंटीकोडॉन होता है। तो लोअर पार्ट की बात कर रहा है। लोअर एंड ऑफ द टीआरएनए इज कॉल्ड एंटीकोडॉन लूप। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये नहीं समझ में आ रही है तो ये आपको मेरे टीआरएनए वाले लेक्चर में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। ये आपको क्लियर हुआ? चलिए, यहां से नीट का क्वेश्चन ये है कि जो टीआरएनए जो है, टीआरएनए दैट कैरी फर्स्ट अमाइनो एसिड, उस फर्स्ट अमाइनो एसिड का नाम बताइए। वो फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन सा है? मिथियोनिन है। जो मिथियोनिन है विल हैव द एंटीकोडोन ए यूएसी। यूएसी जो है वो मिथियोनिन लेके आएगा एंटीकोडोन के फॉर्म में। तो कुल मिला के मैं आपको एक बात बताऊं कि यदि मान लो ये क्या लेके आ रहा है, सपोज ये कैरी करके ला रहा है क्या? यूएसी। ये हम सपोज मान लीजिए कि यहां पर क्या है? यूएसी है। तो मैं इसको हटा दूं थोड़ा। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि यहां पर ये क्या बता रहा है? यूएसी है। तो आप सोचिए कि एमआरएनए होगा तो एमआरएनए के पास, ये मान लो एमआरएनए है तो एमआरएनए के पास यहाँ क्या होगा? तो यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर टी होगा और यहाँ पर जी होगा। तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ए के साथ में यू जुड़ेगा, टी के साथ में ए जुड़ेगा और जी के साथ में सी जुड़ेगा। इस तरह से एंटी कोडोन, ये कोडोन है, ये क्या है? ये कोडोन है, ये कोडोन है और ये क्या है? एंटी है। ये क्या है? एंटी कोडोन है। तो इस तरह से एमआरएनए जो एमआरएनए होता है उसके पास कोडोन होता है और टीआरएनए के पास एंटी कोडोन लूप होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपको यहां से एक पॉइंट याद रखना है, ये नीट में क्वेश्चन जो है आ सकता है। कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? पहला जो है अमाइनो एसिड कौन सा होगा और एंटीकोडोन और मिथ्योनिन क्या होगा। चलिए, अब अमाइनो एसिड तो हमको समझ में आ गया कि टीआरएनए पर जाके जुड़ जाता है, लेकिन अमाइनो एसिड की जुड़ने की जो सीक्वेंस होती है वो क्या होती है? सपोज कीजिए कि यहाँ मेरे पास क्या है? फर्स्ट अमाइनो एसिड है। फर्स्ट अमाइनो एसिड का मतलब हुआ कि इस टीआरएनए पर एक मिथ्योनिन नाम का अमाइनो एसिड ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, जिसको हमने चार्ज टी का लिखा। अब मुझे दूसरे अमाइनो एसिड पर जोड़ना है। तो दूसरे अमाइनो एसिड को जोड़ना है तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर होगा क्या? यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होने वाला है
कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट अमाइनो एसिड का जो ये फर्स्ट टीआरएनए का अमाइनो एसिड जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा सेकंड पर। फर्स्ट अमाइनो एसिड को सेकंड पर क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये सेकंड है, सेकंड में जो है ग्लाइसिन है, ये क्या है मान लो ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन पर किसको ट्रांसफर कर दिया गया, मिथियोनिन को। किसको ट्रांसफर कर दिया, मिथियोनिन को। तो पहला अमाइनो एसिड कौन सा था, मिथियोनिन था। आप देख रहे हैं ये पहला मिथियोनिन था, दूसरा कौन सा था, ग्लाइसिन था। तो इस अमाइनो एसिड को उठा के इस टीआरएनए से क्या कर दिया, यहां पर शिफ्ट कर दिया। तो ये टीआरएनए से ये जुड़ गया। तो इस अमाइनो एसिड में अब हुआ क्या, ये बात आपको याद रखना है। जो सेकंड नंबर का अमाइनो एसिड आप देख रहे हैं, ये सेकंड नंबर के अमाइनो एसिड में आपको ग्लाइसिन का COOH दिख रहा है, जो टीआरएनए से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ ये क्या दिख रहा है, सेकंड अमाइनो एसिड का N टर्मिनल है। तो जब ये टीआरएनए यहां पर आएगा तो ये C टर्मिनल जो है मेथियोनिन का, वो आके यहां पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये मिथियोनिन का जो C टर्मिनल है वो सेकंड वाले के N टर्मिनल से जुड़ेगा। N टर्मिनल कभी नहीं जुड़ेंगे, C टर्मिनल कभी नहीं जुड़ेगा। एक अमाइनो एसिड का पहले वाले का C टर्मिनल दूसरे वाले का N टर्मिनल से जुड़ेगा और इस तरह से इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपने क्या किया, दो अमाइनो एसिड को जोड़ दिया। अब मान लो थर्ड अमाइनो एसिड आया, तो अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला जो सीक्वेंस है पूरा यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा सीक्वेंस जो है यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इस थर्ड का नाम है ल्यूसीन। क्या नाम है, ल्यूसीन है। तो ल्यूसीन पर आप देख रहे हैं यहां पर C टर्मिनल है, यहां पर N टर्मिनल है। तो इसका ये वाला C टर्मिनल जो है यहां पर जुड़ जाएगा। तो कुल मिला के क्या क्या सिनेरियो बन रहा है कि इस थर्ड वाले का N जो सेकंड वाला था उसका C आपस में क्या कर चुका है, बॉन्ड बना चुका है। और इस तरह से इनके बीच में एक बॉन्ड बनता चले गया है जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इस तरह से एक लंबी चेन बन जाएगी और इनका सीक्वेंस क्या होगा कि जो थर्ड वाला होगा वो नीचे होगा, सेकंड वाला ऊपर होगा, पहला वाला उसके ऊपर होगा। इस तरह से सीक्वेंस में अमाइनो एसिड जो अपकमिंग है, जो आने वाला है, आने वाले अमाइनो एसिड के ऊपर पहले वाला अमाइनो एसिड क्या हो जाएगा, बाइंड कर जाएगा। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो कुल मिला के क्या बातें समझ में आई कि एक अमाइनो एसिड के ऊपर प्रेजेंट अमाइनो एसिड दूसरे जो टीआरएनए आ रहा है उसके ऊपर अमाइनो एसिड जो है उसके ऊपर जो है पहले वाले का जो अमीनो एसिड होता है जो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कुल मिला के 1 2 3, तो पहले को दूसरे के ऊपर, दूसरे को तीसरे के ऊपर, इस तरह से 3 नीचे रह जाएगा, दूसरा ऊपर हो जाएगा और फर्स्ट वाला ऊपर हो जाएगा। इस डायरेक्शन में अमाइनो एसिड को जोड़ते चले जाते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। चलिए, तो आपने एमआरएनए के बारे में देखा होगा कि एमआरएनए जो होता है उसके अंदर एंटीकोडॉन्स होते हैं। तो आप एंटीकोडॉन्स क्या होते हैं, 3 नाइट्रोजन बेस वाले कोडोन होते हैं। तो आप देख रहे हैं एक एमआरएनए है, इस एमआरएनए के अंदर आप एंटीकोडॉन देख रहे हैं। इस एमआरएनए के अंदर आप क्या देख रहे हैं, एंटीकोडॉन देख रहे हैं। ये एयूजी है, ये 3 अमाइनो एसिड का एक कोडोन है। ये इसको क्या कहेंगे, हम कोडोन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, कोडोन। ये क्या है, कोडोन है। तो ये कोडोन क्या करता है, एयूजी, 3 अमाइनो एसिड है एयूजी, ये मिथियोनिन को कोड करता है। किसको कोड करता है, मिथियोनिन को कोड करता है। ये बात हमको समझ में आना चाहिए, यहां से क्वेश्चन हो सकता है। एयूजी नाम का कोड जो है वो किसको कोड करता है, मिथियोनिन को कोड करता है। जी जो है ट्रिपल जी जो है ग्लाइसिन को कोड करता है। हो सकता है यू जो ट्रिपल यू फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। तो कुल मिला के जो एमआरएनए है उस एमआरएनए के अंदर प्रेजेंट जो कोडोन्स हैं वो पर्टिकुलर किसी एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पर एयूजी मिथियोनिन को कोड कर रहा है जो पहला अमाइनो एसिड है। कौन सा अमाइनो एसिड है, पहला अमाइनो एसिड है। यहाँ पर ट्रिपल जी है जो ग्लाइसिन को कोड कर रहा है, ये सेकंड अमाइनो एसिड है। और ट्रिपल यू है वो थर्ड फिनाइल एलेनिन को
को कोड कर रहा है वो थर्ड अमाइनो एसिड हो गया। तो इस तरह से वो अमाइनो एसिड को कोड करता है और इस तरह से टीआरएनए के ऊपर ये 1 बाय 1 जो है अटैच होते चले जाते हैं। तो इस तरह से पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहां तक का जो कंसेप्ट है आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। चलिए, तो चेंजिंग द लैंग्वेज ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए की जो लैंग्वेज है वो किस फॉर्म में है? कोडोन के फॉर्म में है। कितने कोडोन, एक कोडोन में कितने नाइट्रोजनस बेस है? 3 है। तो ये कोडोन वाली जो लैंग्वेज है जो एमआरएनए की है उसको चेंज किया जा रहा है। किसमें चेंज किया जा रहा है? इनटू द लैंग्वेज ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का मतलब क्या हो गया? प्रोटीन, जिसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन कहेंगे। तो कुल मिला के हमने जितना अभी डिस्कस किया है उसमें हमको क्या कंसेप्ट नजर आ रहा है कि एमआरएनए की जो लैंग्वेज है उसको अमाइनो एसिड प्रोटीन की लैंग्वेज में चेंज करना क्या कहला रहा है? ट्रांसलेशन कहला रहा है। ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहां तक की बातें जो है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई। कंसेप्ट क्लियर है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उससे थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको आपको इसको देखकर इस लेक्चर को अगेन रिपीट करके आपको एक शॉर्टकट नोट्स बनाना है जिसमें आपके इंपॉर्टेंस पॉइंट हो, जिसमें आप नीट की तैयारी के हिसाब से अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास होना चाहिए। चलिए, तो मैंने आपको ये बताया कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसके लिए हमारे पास प्रोटीन फैक्ट्री होती है जो अमाइनो एसिड को जोड़ता है। वो अमाइनो एसिड को जोड़ने वाला कौन है? राइबोसोम है। तो राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। ये कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो कुल मिला के आपसे पूछा जाए प्रोटीन कहाँ बनता है? साइटोप्लाज्म में बनता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन है कि कौन सी सेल के अंदर? तो चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, राइबोसोम तो सब में साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का जो फॉर्मेशन होता है, स्टेप होती है, वो साइटोप्लाज्म होती है। तो आप देख रहे हैं कि राइबोसोम के अपने बारे में सुना होगा कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम में 2 यूनिट होती है। राइबोसोम में 2 यूनिट होती है, एक लार्ज यूनिट होती है, एक स्मॉल यूनिट होती है। डायग्राम में देख रहे हैं, ये लार्ज यूनिट है, ये स्मॉल यूनिट है। तो राइबोसोम में कितनी यूनिट है? एक राइबोसोम में 2 यूनिट है। एक राइबोसोम में 2 यूनिट है, एक लार्ज यूनिट है, एक स्मॉल यूनिट है। तो ये कौन सी यूनिट हो गई? ये लार्ज यूनिट हो गई, ये लार्ज यूनिट हो गई, ये स्मॉल यूनिट है। लेकिन दोनों आपस में क्या है? अलग अलग है, दोनों सेपरेट है, डिसोसिएट है। ये क्या है? डिसोसिएट है। तो ये एसोसिएशन कब होगा? एसोसिएशन होगा। क्या होगा? दोनों का एसोसिएशन होगा, मतलब दोनों क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो ये लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट आपस में क्या हो चुकी है? जुड़ चुकी है। तो इससे क्या समझ में आया कि जब दोनों दोनों यूनिट राइबोसोम की दोनों यूनिट, लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट दोनों अलग अलग है, तो वो कैसी कंडीशन में है? वो इनएक्टिव कंडीशन में। कैसी कंडीशन में है? वो इनएक्टिव कंडीशन में है। ये बात हमको समझ में आना चाहिए। तो कुल मिला के यदि राइबोसोम की दोनों यूनिट, लार्ज यूनिट स्मॉल यूनिट अलग अलग है, तो इसका मतलब वो इनएक्टिव कंडीशन में है। सो व्हेन प्रोटीन प्रोडक्शन इज नॉट कैरिड आउट, जब प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो सब यूनिट्स आर सेपरेट। जब प्रोटीन नहीं बनता है तो ये यूनिट क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, जब प्रोटीन बनता है तो ये दोनों यूनिट क्या हो जाती है? एसोसिएट हो जाती है। तो प्रोटीन बनेगा तो एसोसिएशन होगा, तो ये क्या हो जाएगी? एक्टिव कंडीशन आ जाएगी, एक्टिव राइबोसोम होगा। सो व्हेन प्रोटीन प्रोडक्शन इज कैरिड आउट द सब यूनिट गेट अटैच। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एसोसिएशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एसोसिएशन हो जाएगा। जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन हो जाएगा। डिसोसिएशन हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया? चलिए, तो ये आपने जो सेल बायोलॉजी वाला, जो ऑर्गेनेल्स वाला जो चैप्टर पढ़ा होगा, सेल बायोलॉजी में ऑर्गेनेल्स वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो वहां पर भी राइबोसोम के बारे में पढ़ा होगा कि राइबोसोम में 2 यूनिट है, लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट। लेकिन टाइप्स की बात करें तो राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोटिक में यदि आप बात करोगे, नीट का क्वेश्चन हो सकता है यहां से पूछ लिया जाए, ये ध्यान रखना है। तो नीट में यहाँ पर कंसेप्ट पूछा जा सकता है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम होता है? तो प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम होता है।
प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम होता है। क्या होता है? 70S राइबोसोम। अब ये 71 राइबोसोम है, 70S राइबोसोम है। यहाँ पर S का मतलब इस साइंटिस्ट ने इसको अपने सेडिमेंटेशन के जो स्टेप्स है उसके अकॉर्डिंग बताया था। तो इस साइंटिस्ट के नाम के आगे जो उनका नाम के आगे जो स्वेडबर्ग नाम था, स्वेडबर्ग सरनेम थी उनकी, तो यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 70S राइबोसोम में भी दो यूनिट होगी, एक तो लार्ज यूनिट होगी, स्मॉल यूनिट होगी। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक की लार्ज जो यूनिट है वो कौन सी होती है? तो 50S लार्ज यूनिट होती है और स्मॉल यूनिट 70S होती है। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा ये हमको पता होना चाहिए। तो ये लार्ज यूनिट के अंदर आपको कुछ आरएनए देखने को मिलेगा, ये हमको याद रखना है। तो ध्यान रखना, आरएनए इन लार्ज सब यूनिट, इस 70S की लार्ज यूनिट में कौन सा आरएनए को देखने को मिलेगा? 23S आरएनए देखने को मिलेगा, 5SR आरएनए देखने को मिलेगा। जबकि इस स्मॉल यूनिट के अंदर आपको 16S आरएनए देखने को मिलेगा। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे का ऐसा दूसरा राइबोसोम है हमारे पास। ये दूसरा राइबोसोम है जिसका नाम है 80S। इसके पास भी लार्ज यूनिट है जिसका नाम है 60S। इसके पास भी छोटी यूनिट है 40S। इन दोनों को ऐड मत कर देना बेटा, क्योंकि 50 और 30 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 नहीं होता है, प्लस नहीं करना, ये स्वेडबर्ग यूनिट है। 60 और 40 100 हो जाएगा, इसको ऐड नहीं करना है। बस हमको याद रखना है कि ये 60 एक लार्ज यूनिट है, 40 एक स्मॉल यूनिट है। तो लार्ज यूनिट जो 80S की होती है उसमें 20S आरआरएनए और 5.8 जो होता है आरआरएनए होता है। और यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? 18S आरएनए रखना है। 40S के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको थोड़ा याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? कि इन यूनिट के अंदर, लार्ज यूनिट के अंदर कौन सा आरआरएनए प्रेजेंट है और स्मॉल यूनिट के अंदर कौन सा आरआरएनए प्रेजेंट है। चलिए पूरी मैकेनिज्म की बात करते हैं। अब हम ट्रांसलेशन की मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो ट्रांसलेशन की मैकेनिज्म शुरू होने से पहले भी कुछ प्रोसेस होती है जिनको प्रिपरेटरी फेज कहा जाता है। इनिशिएशन करने की रियल की फेज होती है, उसके पहले की फेज कहा जाता है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। कैसे याद रखना है? इनको हम वन बाय वन स्टेप पे समझने वाले हैं। चलिए तो देखिए, इस मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन में क्या होगा, इसकी स्टेप्स को हम थोड़ा समझे। तो पहला होता है इनिशिएशन फेज ऑफ ट्रांसलेशन, शुरुआती दौर। शुरू होने से पहले एग्जाम में आप गए होंगे, तो एग्जाम में जब आप लिखते हैं उसके पहले की जो कंडीशन होती है कि रूम में इंटर होने से पहले आप 1 घंटा पहले चले गए, 2 घंटे पहले चले गए, तो आपको एक समय में जब एग्जाम स्टार्ट होने वाली है उसके पहले आपको वहां पर पहुंचना होता है। आप वहां पर बैठकर रीड कर रहे होते हैं, अपनी तैयारी कर रहे थे कुछ समय के लिए। तो ये जो स्टेज होती है कि आपकी एग्जाम जब स्टार्ट होने वाली है उसके पहले जो आप पहुंच जाते हैं, वहां पर जो प्रिपरेशन करते हैं वो आपकी क्या होगी? इनिशिएशन फेज होगी ट्रांसलेशन की। यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो आपको मैंने बताया था कि जो टीआरएनए होता है उस पर अमाइनो एसिड को ऐड किया जाता है। मतलब यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए कहा जाता है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए किया जाता है। तो ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट होने से पहले किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो जब इनिशिएशन की फेज स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद होगा रियल या एक्चुअल फेज, जिसको हमने 3 पार्ट में तोड़ा है: इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो आपने रेप्लिकेशन में भी ये तीनों स्टेप देखी थी, ट्रांसक्रिप्शन में भी ये तीनों स्टेप देखी थी, और जो रेप्लिकेशन की स्टेप है वो आपको क्लियर हो गई होगी। ट्रांसक्रिप्शन की जो यूनिट है वो आपको समझ में आ गई होगी। आज हम 3 स्टेप के बारे में पढ़ना है, वो है इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, जो कि एक्चुअल फेज है ट्रांसलेशन की। लेकिन इसके भी पहले कुछ प्रिपरेटिव फेज होती है, कुछ तैयारी करने की अवस्थाएं होती है, जिसको हम इनिशिएशन फेज कहते हैं। तो क्या आपको ट्रांसलेशन की ये कंसेप्ट जो है आपको समझ में आई? ट्रांसलेशन की ये जो प्रोसेस है ये आपको समझ में आई? अब इस ट्रांसलेशन में पहली बात हम पढ़ने वाले हैं इनिशिएशन फेज, शुरुआती जो स्टेप्स होती हैं उनके बारे में। चले, तो ये बेहतरीन कंसेप्ट है, यहां से 100% क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है। चले, तो आप देखिए ये क्या है यहां पर ये आप देख रहे हैं, ये है एंजाइम। ये क्या है? एंजाइम। और आपने बायोकैटलिस्ट पढ़ा है, एंजाइम्स जो होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। तो ये एंजाइम्स जो है, एंजाइम्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती है जहां पर कोई कंपाउंड जो है
आकर जुड़ जाता है, जो सबस्ट्रेट है वो आके जुड़ जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस अमाइनो एसिड का, ये अमाइनो एसिड जो है, ये सॉरी एंजाइम जो है, इस एंजाइम का क्या हुआ, इस एंजाइम का नाम क्या है हम थोड़ा समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि ये एंजाइम है, इस एंजाइम पर कौन आके जुड़ेगा, एक अमाइनो एसिड आके जुड़ेगा जिसको हम फर्स्ट अमाइनो एसिड कहते हैं, मेथियोनिन। ये फर्स्ट मेथियोनिन अमाइनो एसिड इस एंजाइम पर आके क्या होगा, जुड़ेगा। देखिए, तो ये जब अमाइनो एसिड इस एंजाइम से जुड़ेगा तो इसको जुड़ने के लिए क्या लगने वाली है, एटीपी, एनर्जी। एनर्जी के बिना कोई काम नहीं होता है। तो यहां पर क्या बात समझ में आई कि पहला अमाइनो एसिड मेथियोनिन आया और इस एंजाइम से बाइंड करने के लिए उसने एनर्जी को तोड़ा, और एनर्जी को तोड़ने के साथ ये पायरोफॉस्फेट में पीपीआई जो है वो रिलीज हो गया, और इस एटीपी का एक मोनोफॉस्फेट जुड़ गया, और इस मेथियोनिन का एन वाला टर्मिनल है उस एंजाइम से क्या हो चुका है, जुड़ चुका है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ये अमाइनो एसिड इस टीआरएनए से, सॉरी, ये अमाइनो एसिड इस एंजाइम से एटीपी की हेल्प से क्या कर चुका है, जुड़ चुका है। अब क्या हुआ, अब आया हमारे पास टीआरएनए, ये टीआरएनए है। अब ये टीआरएनए कहां जुड़ेगा, इस एंजाइम से जुड़ जाएगा। इससे आप कौन जुड़ेगा, टीआरएनए। तो आप देख रहे हैं कि इस एंजाइम से जुड़ा अमाइनो एसिड विद द हेल्प ऑफ एटीपी ये ऐड हो गया। अब टीआरएनए आया, टीआरएनए आया, ये टीआरएनए इसके साथ जुड़ गया है, मतलब इस एंजाइम के साथ अमाइनो एसिड तो था ही, ये टीआरएनए भी जुड़ गया है। तो ऐसी कंडीशन में ये अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेस कहलाता है। ये एंजाइम कौन सा है, अमाइनो एसिड। आप देख रहे हैं ये अमाइनो एसिड को क्या कर रहा है, ये टीआरएनए से जोड़ने का काम करेगा। तो देखिए, ये इस एंजाइम ने क्या किया, इस एंजाइम ने क्या किया, इस आरएनए को उठाकर कहां जोड़ दिया, टीआरएनए पर, जो हमने इसके पहले प्रोसेस। तो ये सी वाला टर्मिनल इस एमआरएनए के 3 डेज, ये टीआरएनए के 3 डेज पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये 3 डेज है और ये सी टर्मिनल है, इसको जोड़ दिया। तो ऐसा एंजाइम जो अमाइनो एसिड को, ऐसा एंजाइम जो अमाइनो एसिड को टीआरएनए के 3 डेज एंड पर जोड़ दे, तो इसी को कहते हैं अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेस। अमाइनो, अमाइनो मतलब अमाइनो एसिड, एसाइल का मतलब जोड़ना, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेस, या सिंथेटेज भी कह सकते हैं, सिंथेटेज। अमाइनो एसाइल टीआरएनए, अमाइनो एसाइल, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये क्या है, ये एक एंजाइम है। ये क्या है, एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, अमाइनो एसिड को उठा के टीआरएनए पर क्या कर देता है, जोड़ देता है। इसी को कहते हैं अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेस, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेस। तो क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया? तो इसी को कहते हैं एक्टिवेशन, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। आप टीआरएनए को क्या कर दिए, चार्ज कर दिए। तो ये कौन सा टीआरएनए हो गया, ये कौन सा टीआरएनए हो गया, ये चार्ज टीआरएनए हो गया। कौन सा आरएनए हो गया, ये चार्ज्ड टीआरएनए। ये कैसा आरएनए था, अनचार्ज था। ये कैसा था, अनचार्ज टीआरएनए था। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एंजाइम अमाइनो एसिड को अपने पास जोड़ता है एटीपी की हेल्प से, और फिर एटीपी की हेल्प से वो अमाइनो एसिड को जोड़ देता है। तो अनचार्ज टीआरएनए आता है, अनचार्ज टीआरएनए इस एंजाइम के साथ जुड़ जाता है, और ये एंजाइम क्या करता है, इस अमाइनो एसिड के सी टर्मिनल को लाकर टीआरएनए पर जोड़ देता है, जिससे ये अनचार्ज टीआरएनए चार्ज टीआरएनए में बदल जाता है। तो इसी को कहते हैं एक्टिवेशन या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया कि इनिशिएशन फेज में एक्टिवेशन या चार्जिंग का मतलब क्या होता है? तो यहां तक का कंसेप्ट आपको जो है बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए, यहां पर ये एंजाइम है, ये क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं ये क्या है, एंजाइम है। इस एंजाइम के साथ ये अमाइनो एसिड है। कौन सा अमाइनो एसिड, फर्स्ट अमाइनो एसिड मेथियोनिन है। ये उसका सी टर्मिनल है। तो ये आके ये एन टर्मिनल है और ये एन टर्मिनल। तो ये मेथियोनिन का जो एन टर्मिनल है वो क्या हो गया, एड हो गया। इसको क्या लगा, एटीपी की हेल्प लगी, एटीपी ब्रेक डाउन हुआ, अमाइनो एसिड का एन टर्मिनल जो है एंजाइम के साथ क्या हो चुका है, बाइंड कर चुका। अब टीआरएनए आया, ये कैसा टीआरएनए है, अनचार्ज टीआरएनए है। कैसा है, अनचार्ज, अनचार्ज टीआरएनए कैसा है, अनचार्ज्ड है। कैसा है,
अनचार्ज टीआरएनए। अब ये अनचार्ज टीआरएनए कहाँ के जुड़ हो गया, ये एंजाइम के दूसरी साइड पर बाइंड हो गया। तो अब इस एंजाइम ने क्या किया, इस एंजाइम ने इस आरएनए जो अमाइनो एसिड है उसको उठाकर कहाँ ऐड कर दिया, टीआरएनए पर जोड़ दिया। तो सी वाला पार्ट जो है, वो सी वाला जो पार्ट है, सी टर्मिनल वाला जो पार्ट है, वो 3 डेज से क्या हो चुका है, बाइंड हो चुका है, और ये एंजाइम क्या हो गया, रिलीज हो गया। अगेन ये एंजाइम क्या करेगा, वो एंजाइम क्या करेगा, उसी प्रोसेस को फॉलो करेगा जो अभी चल रही है। तो इसी को, इसको क्या कहते हैं, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेस। चलिए थोड़ा समझते हैं इसको। इनएक्टिव फ्री अमाइनो एसिड मिथ्योनिन, ये कैसा था, इनएक्टिव था। ये कैसा था, इनएक्टिव था। ये कैसा था, इनएक्टिव था, क्योंकि अभी ये जुड़ा हुआ नहीं है। ये टीआरएनए से जुड़ा हुआ कहाँ है, ये साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। ये इनएक्टिव फ्री अमाइनो एसिड जिसका नाम है मिथ्योनिन इन साइटोप्लाज्म बाइंड टू द अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेस। अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेस, इस एंजाइम का नाम क्या हुआ, इस एंजाइम का नाम हुआ अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेस। इस ये इनएक्टिव अमाइनो एसिड है, ये जो अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेस के साथ क्या हो गया, जुड़ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ एटीपी। तो यहां पर इस अमाइनो एसिड को जुड़ने के लिए एनर्जी कौन दे रहा है, वो एटीपी दे रहा है। तो एटीपी लॉस, एटीपी क्या करेगी, ब्रेकडाउन होगी और पीपीआई जो है उसको लॉस कर देगी, और एमपी जो है वो बन जाएगा, और एमपी यहाँ के जुड़ जाएगा। और दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड अमाइनो एसाइल एडिनाइलेट सिंथेस। ये आपको सिंथेटेस, अमाइनो एसाइल, अमाइनो एसाइल, अमाइनो मतलब अमाइनो एसिड, एसाइल मतलब जोड़ना, एडिनाइलेट सिंथेस, एडिनाइलेट सिंथेस का मतलब आपको समझ में आ गया कि पहला नाइट्रोजनस अमाइनो एसिड जो है वो बाइंड हो चुका है। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो वही बात रिपीट हुई है। अब क्या होगा, अब क्या हुआ यहाँ पर, जो द अनचार्ज टीआरएनए, ये कैसा टीआरएनए है, अनचार्ज टीआरएनए। ये कैसा है, अनचार्ज, अभी मैंने बताया ये कैसा है, अनचार्ज टीआरएनए है। ये अनचार्ज जो टीआरएनए है बाइंड टू कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स के साथ क्या कर गया, ये कॉम्प्लेक्स है अमाइनो एसाइल, अमाइनो एसाइल एडिनाइलेट जो कॉम्प्लेक्स है उसके साथ ये जो अनचार्ज टीआरएनए क्या कर चुका है, बाइंड कर चुका है। तो अब क्या होगा, द एंजाइम ट्रांसफर अमाइनो एसिड टू द टीआरएनए। इसने अमाइनो एसिड को क्या कर दिया, इस टीआरएनए पर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ये अमाइनो एसिड को टीआरएनए पर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, और ये एएमपी को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। सो टीआरएनए इज नाउ चार्ज। टीआरएनए कैसा हो गया, ये टीआरएनए कैसा हो गया, चार्ज्ड हो गया। कैसा हो गया, चार्ज्ड टीआरएनए बन गया। तो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। और ये एंजाइम जो है वो रिलीज हो गया, एंजाइम क्या हो गया, रिलीज हो गया, वो नए प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। तो यहां पर आपको बात समझ में आई। सो बाउंड टू अमाइनो एसिड द डिसोसिएट फ्रॉम द एंजाइम, एंजाइम से क्या हो जाएगा, अलग हो गया, एंड टेक पार्ट इन अदर ट्रांसलोकेशन। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये दूसरी बार में क्या होगा, नए अमाइनो एसिड को बाइंड करने के लिए कार्य करेगा। तो क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई। इनिशिएशन की जो फेज है वो ट्रांसलेशन की फेज है, जो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होगी। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी देर तक सुना। आप, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आपको बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स बनाना है, और ट्रांसलेशन की स्टेप्स को हमको समझना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, जो कि रियल या एक्चुअल फेज है, उनको देखेंगे। चलिए, सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।